लोगों के बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको वो मानते हैं, बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं, बहुत से ग्रंथों को मानते हैं। मैं जिस ग्रंथ को सबसे पहले वरीयता देता हूं तो वो भारतीय संविधान है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूं। अपने जीवन में अपने माता पिता के बाद जिनको सबसे ज़्यादा नतमस्तक करता हूं, तवज्जो देता हूं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब जो शिक्षा रूपी जो दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। ये इसलिए कहा था क्योंकि किसी को किसी के अधिकार के बारे में पता ही नहीं था। और आज के समय में अगर हम जोड़ करके देखते हैं, आज के समय में हम अगर उसको जोड़ करके देखते हैं तो शिक्षा इस देश की आज किस हालत में है। एकाधिकार किसी का किसी भी चीज पे नहीं होना चाहिए। जितने संस्थान चेक एंड बैलेंस के बने हैं इस देश में, जो व्यक्ति उस संस्थान पे बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं आपको विनती करना चाहूंगा, आप व्यक्तिवाद की तरफ मत जाइए, उस कुर्सी को नमन कीजिए जो उस कुर्सी का ठीक से इस्तेमाल करके लोगों को, हितों को, उनके अधिकारों को पहुंचाने का काम कर रहा है। आज CPWD एसोसिएशन बाबा साहब की 134वीं जयंती मना रही है। इस कार्यक्रम में आज पधारे हुए चीफ गेस्ट माननीय किशोर मकवाना जी, चेयरमैन अनुसूचित जाति आयोग, डॉक्टर आशा लाकड़ा जी, सदस्य ST आयोग, DG CPWD, स्पेशल DG ST परेवा जी, रविंद्र जी, मुकेश कुमार जी, प्रेसिडेंट CPWD, राजेंद्र कुमार जी, और CPWD के परिवार के सभी सदस्य। सबसे पहले मैं आप सभी को अपने विभाग की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं। इसके साथ साथ मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, सिर्फ दो ही बात मैं रखूँगा। ऐसे मसीहा, ऐसी शख्सियत, अगर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, अगर मैंने जो शिक्षा पाई है, अगर मैं जो आज बोल भी रहा हूँ, तो उस मसीहा की देन है जिनको मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। बहुत लोगों के बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको वो मानते हैं, बहुत से देवी देवताओं को मानते हैं, बहुत से ग्रंथों को मानते हैं। मैं जिस ग्रंथ को सबसे पहले वरीयता देता हूं तो वो भारतीय संविधान है, जिसको मैं सबसे ज़्यादा तवज्जो देता हूं। अपने जीवन में अपने माता पिता के बाद जिनको सबसे ज़्यादा नतमस्तक करता हूं, तवज्जो देता हूं, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने उनको अलग अलग जगह पर पढ़ा होगा, किताबों में पढ़ा होगा, महानुभावों से सुने होंगे, विचार भी सुने होंगे। ये जो हम जयंतियां मनाते हैं, उसके पीछे हमारा एक उद्देश्य होता है। उद्देश्य ये होता है कि उनके विचारों को हम बार बार उकेरवादी बहुत हुए हैं, देश में भी हुए हैं, विदेश में भी हुए हैं, पूरे विश्व में हुए हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर सबसे बड़े समाजवादी थे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। उन्होंने कहा ही नहीं, सिर्फ 3 शब्दों में उन चीज़ों का विवेचन किया, लोगों को बताने का प्रयास किया। सबसे पहले शिक्षा, दूसरा धन, और तीसरा शक्ति या पावर आप कह सकते हैं। उनका यह मानना था कि अनपढ़ लोगों का देश है। यहां की छवि बाहर के देशों में बहुत खराब थी, लोगों को अपने अधिकार नहीं पता। अगर इस देश में शिक्षा आएगी, शिक्षा का फैलाव होगा,
तो लोग अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, और सचेत होने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा अब जो शिक्षा रूपी जो दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। ये इसलिए कहा था क्योंकि किसी को किसी के अधिकार के बारे में पता ही नहीं था। और आज के समय में अगर हम जोड़ करके देखते हैं, आज के समय में हम अगर उसको जोड़ करके देखते हैं तो शिक्षा इस देश की आज किस हालत में है। कितने लोग होंगे जो सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए हैं? कृपया जरा हाथ खड़े करके बताएंगे। थैंक यू। और आज के हालात कैसे हैं? अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए जिस तरह के हालात बने इन सालों में, आप तो देश की राजधानी में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं देश के में, क्या गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सकता है? आज के समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना इतना आसान काम नहीं रह गया है। लेकिन उन्होंने उस समय पे कहा था शिक्षा का बहुत बड़े बजट का हिस्सा शिक्षा में जाना चाहिए, शिक्षा को देना चाहिए। जो लोग संविधान के अनुरूप काम कर रहे थे वो कितना कर रहे थे, इससे आप आकलन कर सकते हैं। दूसरा था धन। कुछ लोगों के पास तो धन रखने का अधिकार ही नहीं था। कुछ लोग सिर्फ मजदूरी में ही अपना पेट भर के अपना जीवन यापन करते थे। कुछ राजा महाराजा, इलीट क्लास, जमींदार, सिर्फ उन्हीं लोगों के पास पैसा था। तो बाबा साहब ने शिक्षा के साथ तक शिक्षा में एक बराबरी आएगी, सबको ज्ञान बढ़ेगा। दूसरा था धन। अगर धन या इस देश की धरोहर जितना भी यहाँ पे धन है वो सभी लोगों के पास उसकी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसी के हिसाब से एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देश के बहुत से चीज़ों का आप बैंक ले लीजिए, राष्ट्रीयकरण हुआ और राष्ट्रीयकरण के बाद बहुत से संस्थान बने और उस संस्थान के आधार पर इन लोगों को शिक्षा के बाद रोजगार मिला। लेकिन आज के समय में आर्थिक गैर बराबरी, आप अंदाजा लगा सकते हैं देश का धन कितने लोगों के हाथ में है और कितने लोग मुफलसी में जी रहे हैं। यह चिंतन करने का विषय है, यह सोचने का विषय है। इन चीजों के बारे में हमें लोगों को अवगत कराना चाहिए, अपने समाज में जाना चाहिए। जिनके पास धन नहीं है उनको बताना चाहिए, समझाना चाहिए अगर आपकी भी इसमें भागीदारी है, आपकी भी इसमें हिस्सेदारी है। रोजगार मिला, लेकिन आज रोजगार की स्थिति क्या है? जो सैंक्शन पद हैं आज की तारीख में, शेड्यूल कास्ट के जो 50% पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं। एसटी के 70% पद खाली पड़े हुए हैं। चिंतन करने की वजह से सहम करने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। ओबीसी में 20% पद खाली पड़े हैं। पढ़े हुए लोग रोजगार घूम रहे हैं, बेरोजगारी घूम रहे हैं। इस पे काम करने की आवश्यकता है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। रोजगार होगा तो अपना जीवन यापन होगा। आप लोगों को रोजगार मिला तो आप सक्षम हुए, यहाँ तक आए और दिल्ली में निर्माण भवन जैसी बिल्डिंग में आप कार्यक्रम अपना कर रहे हैं। अगर शिक्षा नहीं पाई होती तो यहाँ तक आने का आपको अवसर ही नहीं मिलता। और तीसरा था शक्ति और पावर। पहले राजा रजवाड़ाओं के पास ही हक था, सामंतवाद था, उसको खत्म करने के लिए ये प्रणाली आई, लोकतंत्र आया। और लोकतंत्र में पावर किसको दी? जनता को पावर दी। अब जनता ही बनाएगी, जनता ही चलाएगी। लेकिन आज के समय में मैं इस पे कहूँगा कुछ नहीं, ये आप अपने अंदर से सोचिए, विचार कीजिए और चिंतन कीजिए। एकाधिकार नहीं होना चाहिए, एकाधिकार किसी का किसी भी चीज पर नहीं होना चाहिए। जितने संस्थान चेक एंड बैलेंस के बने हैं इस देश में,
जो व्यक्ति उस संस्थान पे बैठे हुए हैं, उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, मैं आपको विनती करना चाहूंगा, आप व्यक्तिवाद की तरफ मत जाइए, उस कुर्सी को नमन कीजिए जो उस कुर्सी का ठीक से इस्तेमाल करके लोगों को, हितों को, उनके अधिकारों को पहुंचाने का काम कर रहा है। माननीय कमीशन के चेयरमैन किशोर मकवाना जी लेखक भी हैं, चिंतक भी हैं, लेकिन यह भी है कि उनकी लिमिटेशन भी है। लेकिन हम उनसे भी विनती जरूर करेंगे। सीपीडब्ल्यूडी जो अपना कार्यक्रम करते इसलिए कर रहे हैं एम्प्लॉइज का भी कुछ ना कुछ हित सज जाए, तो गुजारिश है कि उनके कुछ इशू ऐसे हैं उन पे अपनी दृष्टि रखेंगे। और साथी मेरे पीछे आ गए, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। आपने बहुत तल्लीनता से सुना। एक चीज जाते जाते मैं और जरूर कहूंगा, एक आदमी की वोट के जमीर की कीमत, उसके न्याय की कीमत लोगों ने 1000 2000 रुपए तय कर दी है, रख दी है। तो सत्ता में कौन जाएगा, शक्ति में कौन जाएगा? आपसे गुजारिश है, एक मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के वोट चाहे किसी को भी दें, एक योग्य आदमी को बनाने का काम करें। अपने वोट को अद्दे में, पौवे में, मुर्गे में, 100 रुपए में, 1000 रुपए में, 200 रुपए में बेचने का काम ना करें। अगर थोड़ा सा भी काम कर लेंगे तो आज का ये कार्यक्रम हमारा सार्थक समझाएगा। जय भीम, जय भारत। 134वीं जयंती पर आप सबको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है, जिन्होंने विषम पर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से गुजरते हुए भी, जिनको 11 भाषाओं का ज्ञान था, 11 भाषाओं का मतलब पकड़ थी मजबूत, और 64 सब्जेक्ट्स में उनकी मास्टरी थी। 64 सब्जेक्ट्स पे मास्टरी थी, 32 डिग्रियां हासिल की उन्होंने, और उनको विश्व भर में नॉलेज ऑफ सिंबल बोला गया। तो ऐसे महामानव, वो एक मानव नहीं महामानव थे, जिन्होंने न केवल अछूतों के लिए बल्कि संपूर्ण मानव जाति, प्रकृति और पर्यावरण के कल्याण के लिए अपना योगदान दिया, जिसका नतीजा हम भारत के संविधान, RBI और इसी तरह के अन्य PSU, श्रमिक एवं महिला एवं बाल कल्याण अधिनियम हमारे सामने हैं। और उनके बारे में मैं ज़्यादा न बोलते हुए, आप सब अभी सुनेंगे, देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं, मंच पे भी आसीन महानुभाव हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, वो भी अपना वक्तव्य देंगे, तो उससे और ज़्यादा आपको पता लगेगा बाबा साहब के बारे में। मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर इतना ही कहना चाहूँगा कि एसोसिएशन अपने कल्याण, अपने सदस्यों के कल्याण के साथ साथ विभाग की उन्नति में भी पूरा योगदान दे रहा है, देता रहा है और आगे भी देता रहेगा। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस एसोसिएशन ने विभाग, मंत्रालय और आयोग से अपना पूर्ण संरक्षण प्राप्त किया है, और मैं आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरह संरक्षण प्राप्त करता रहेगा। एसोसिएशन के पदाधिकारी, आप सब ने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद भी देता हूं और तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। 2-4 लाइनों में उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो हमारे बाबा साहब का यह एक तारुफ है छोटा सा, कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। इसी भाव से हम डॉक्टर अम्बेडकर साहब को, भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं। और इस महफिल में 2 लाइनें और आपके सामने पेश करना चाहते हैं।
उन्होंने अपने समाज के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए जो किया वो बिल्कुल कोई भी उससे इनकार नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं उसके बारे में भी मैं एक लाइन में व्यक्त करना चाहूँगा। कहाँ रुकता हूँ मैं यूँ, कहाँ रुकता हूँ मैं यूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, कहाँ रुकता हूँ मैं यूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, जाना है दूर बहुत दूर हदे परवाज़ से। जय भीम। ये बेसिकली जो मैंने 2 लाइनें पढ़ी, ये यहाँ पे मौजूद पूरी महफिल के लिए है, पूरी कम्युनिटी के लिए है, सभी के लिए है। खुदा किसी तूफान से तुझे आशना कर दे कि बहर तेरी मौजों में इश्तराब नहीं। भाई तालियों की गड़गड़ाहट कम हुई इसलिए मुझे ये लाइन पढ़नी पड़ी। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि बहर तेरी मौजों में इश्तराब नहीं। कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श, कहाँ रुकता हूँ मैं यहाँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, जाना है दूर बहुत दूर हदे परवाज़ से। और मैं इन लाइनों के साथ में बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए विराम करूँगा और आप लोगों से विदा लूँगा। थैंक यू। के बाद किसी को बोलने का मौका भी नहीं दिया जाना चाहिए। शायद उनको सबसे बाद में बोलने का अवसर देना चाहिए था। मटेरियल उनके पास बहुत था, लेकिन EMC की मसरूफियत कुछ ज़्यादा है। मैं 2 लाइन उनको जोड़ते हुए बोलना चाहूँगा। ज़िंदगी गम से जले तो क्या करूँ रोकर, ज़िंदगी गम से जले तो क्या करूँ रोकर, सुबह जब आँख खुले, सुबह जब आँख खुले तो क्या करूँ सोकर, दाग दामन का मिटाया तो और दाग मिले, दाग दामन का मिटाया तो और दाग मिले, ज़िंदगी भर छींटे पड़े तो क्या करूं धोकर। बोलने वाले वक्ता बहुत ज़्यादा हैं, श्रोता कम हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कम बोलूं। सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को 134वीं जयंती के अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं, नमन करना चाहूँगा। और आप सबको इस महापुरुष के इस उपलक्ष्य में मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। शोषित समाज में जन्म लेने के उपरांत भी इतनी ऊंची शिक्षा और इतनी अच्छी सोच किसी महापुरुष में ही हो सकती है। देश को चलाने के लिए, ख़ास तौर से हिंदुस्तान जैसे मुल्क को चलाने के लिए एक ऐसे संविधान की ज़रूरत थी जो सभी वर्गों को आपस में समाहित कर सके, अंगीकृत कर सके। और ऐसा एक कॉम्प्लिकेटेड काम कोई महापुरुष, महामानव ही कर सकता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न के उससे नवाजे गए, उनमें ही ये खूबी थी। मैं उनकी सामाजिक न्याय, बंधुता और उन सब का बड़ा कायल हूँ। आज हमें जितनी भी चीज़ें सामाजिक न्याय से, बंधुता से, जितनी भी चीज़ें आप प्रतिबंधित देख रहे हैं, वो सब उन्हीं के कारण से हुआ। और आज हम उनके इस उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हमारा विभाग, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मुझे याद है कि उस भूमि पर, उस पावन भूमि पर जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के लिए एक स्मारक भी बनाया है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। और वो स्मारक जो है, उसको अगर आप उसकी वास्तुकला को देखेंगे तो पाएंगे कि संविधान की जो पृष्ठभूमि में जो हमारी वो किताब है, वो प्रतिबंधित करती है, प्रतिबिंब उसका उसमें है। ये हमारी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से बाबा साहब के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है।
इस बिल्डिंग का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। हमारा विभाग हर वर्ष इस प्रोग्राम को आयोजित करता है। विभाग की ओर से एसोसिएशन आयोजित करती है, जिसमें मंत्रालय की भी सहभागी रहती है और आप सबका भी भरपूर सहयोग मिलता है। मैं इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों, यहाँ जितने लोग बाहर से आए हुए मौजूद, उनको हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। थैंक यू सर। मंच पे विराजमान सभी गण और साथियों, जैसा कि सभी लोगों ने कहा, बाबा साहब के बारे में जितना बोला जाए उतना ही कम है। उनकी खूबियाँ, उनका मार्गदर्शन अतुल्य है। मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि उनके बताए हुए मार्ग पे चलने का प्रयास करें, जिससे कि हमारा देश एक प्रगति की राह पे चल सके। धन्यवाद। थैंक यू। बाबा साहेब का संपूर्ण जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायक और अनुकरणीय है। कठिनाइयाँ सफलता में बाधा नहीं बन सकती। बाबा साहेब का जो जीवन है, इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ग्रहण की और बाद में अपनी योग्यता के बल पे देश के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहब महान समाज सुधारक, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, कानूनी विद्वान और भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक थे। उन्होंने अपना सारा जीवन सामाजिक अन्याय से लड़ने और समाज में समानता लाने के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज में फैली जातिगत असमानता और छुआछूत के विरुद्ध व्यापक आंदोलन किया और जन जागृति फैलाई। ये हम सब जानते हैं कि भारतीय संविधान के शिल्पकार बाबा BR अम्बेडकर साहब थे। उन्होंने देश के संविधान में स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को महत्व देते हुए देश के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया। उन्होंने भारतीय संविधान को एक लोकतांत्रिक और समतावादी दस्तावेज के रूप में पेश किया और तैयार किया। बाबा साहब महिला अधिकारों और आर्थिक सशक्तिकरण के भी समर्थक थे। श्रम सुधारों में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई और अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार कार्यालयों की शुरुआत की। डॉक्टर अंबेडकर साहब की जयंती हमें स्मरण कराती है कि हमें समाज में समानता और न्याय के लिए लगातार प्रयासरत रहना चाहिए। और ये मात्र एक पर्व ही नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है बेहतर समाज और